दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृति एक विस्तृत वर्णन। दक्षिण भारत के सुदूर दक्षिण अथवा द्रविड़ देश में मेगालिथिक संस्कृति एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक सांस्कृतिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है। यह संस्कृति भारत के प्रागैतिहासिक और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के बीच की कड़ी मानी जाती है। मेगालिथिक काल आम तौर पर 1200 ईसा पूर्व से लेकर प्रारंभिक शताब्दियों तक दक्षिण भारतीय भूभाग कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में व्यापक रूप से फैला हुआ था। यह वह काल है जब धातुकर्म, लोहे का उपयोग, बसावट का उभार और सामाजिक धार्मिक प्रतीकवाद अधिक विकसित रूप में दिखाई देता है। दक्षिण भारत के पहाड़ी विस्तार, लाल मिट्टी वाले पठार, नदियों के जलोढ़ तट और तटीय पट्टी, इन सभी भौगोलिक क्षेत्रों में मेगालिथिक स्मारक मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह कोई छोटी सी स्थानीय संस्कृति नहीं थी, बल्कि एक व्यापक, संगठित और निरंतर विकासशील जीवन प्रणाली का परिचायक थी। मेगालिथिक संस्कृति की सबसे पहचान योग्य विशेषता उसके कब्र स्मारक है, विशेषकर बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित संरचनाएं। इन विशाल पत्थरों को लगाने के पीछे केवल दफन रिवाज ही नहीं, बल्कि सामाजिक धार्मिक प्रतिष्ठा, आध्यात्मिक प्रतीकवाद और समुदाय की सामूहिक स्मृति का विचार निहित था। मेगालिथिक स्मारकों के प्रकार। दक्षिण भारत में पाए गए मेगालिथिक स्मारक अनेक रूपों में मिलते हैं, जिनमें डोलमेन, 4 पत्थरों पर टिके छत पत्थर वाली संरचना, कूपाकार, पिट बेरियल्स, सर्किल स्टोन, चट्टानों के गोल घेरे, मेन्हिर, खड़े विशाल स्तंभ पत्थर, केन गुहा, स्टोन हीप्स, सार्कोफेगस, पालने जैसी पत्थर कब्र, लेटराइट में बने कक्ष, समाधि। ये सभी रूप केवल अंतिम संस्कार के संकेत नहीं, बल्कि उस समाज की तकनीक, धार्मिक धारणाओं और कला दृष्टि के भी द्योतक हैं। डोलमेन और मेन्हिर अक्सर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए बनाए जाते थे, जिससे स्पष्ट होता है कि मेगालिथिक समाज में वर्ग भेद सामाजिक स्तरीकरण प्रारंभ हो चुका था। लोहे का उपयोग और तकनीकी विकास। मेगालिथिक संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान लोहे के उन्नत उपयोग में देखा जाता है। दक्षिण भारत में लोहे के औजार, हल, फाल, तीर, नोक, भाले, चाकू, तलवार, कुल्हाड़ी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि मेगालिथिक समाज कृषि, युद्ध, प्रौद्योगिकी और दैनिक जीवन में धातु उपकरणों को महत्वपूर्ण स्थान दे चुका था। कृषि के लिए लोहे के उपकरणों का उपयोग अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुआ। इससे भूमि साफ करना, कटाई, छंटाई और खेती अधिक सुगम हो गई, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी ग्राम बसावटें विकसित होने लगी। बस्तियां और सामाजिक संरचना। मेगालिथिक समाज ग्रामीण स्वरूप का था, परंतु वह पूर्णतः घुमंतु नहीं था। स्थायी गांव, मिट्टी ईंट के मकान, अग्निकुंड, अनाज भंडार और हाथ चक्कियों का उपयोग इस बात का प्रमाण देते हैं कि ये समुदाय कृषि पर आधारित थे। समाज में योद्धा, कृषक, शिल्पकार, धातु कारीगर और व्यापारी जैसे वर्ग उभरने लगे थे। कब्रों में मिले आभूषण, मनके, मृदभांड, लौ औजार और घोड़े से जुड़े आभूषण सामरिक और सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर संकेत करते हैं। मृदभांड कला। मेगालिथिक काल की मृदभांड कला अत्यंत विविध है। ब्लैक एंड रेड वेयर, रसेट कोटेड, पेंटेड वेयर, ग्रे वेयर, रेड स्लिप्ड वेयर। इन बर्तनों पर ज्यामितीय आकृतियां, लहरदार रेखाएं और कभी कभी पशु प्रतीक उकेरे जाते थे। यह शिल्प कला आगे चलकर द्रविड़ देशों के संगम युग, संगम एज की उत्कृष्ट मृदभांड परंपरा में विकसित हुई। दक्षिण भारतीय मेगालिथिक संस्कृति और द्रविड़ परंपरा का संबंध। यह संस्कृति द्रविड़ समाज के प्रारंभिक सामाजिक धार्मिक रूपों से बहुत निकटता रखती है। भूमि पूजा,
पूर्वज पूजा और वीर संस्कार की परंपराएं मेगालिथिक कब्र संरचना में स्पष्ट दिखाई देती हैं। कई स्थानों पर वीर कल, हीरो स्टोन्स की आरंभिक परंपरा भी मेगालिथिक युग से जुड़ी हुई मानी जाती है। धर्म संबंधी परंपराएं और मृत्यु संस्कार। मेगालिथिक समाज मृत्यु को एक नए जीवन चक्र का आरंभ मानता था। इसलिए कब्रों में खाद्य सामग्री, हथियार, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, औजार रखे जाते थे, मानो मृतक अगले जीवन यात्रा में इनका उपयोग करेगा। यह दार्शनिक विश्वास आगे चलकर ऐतिहासिक काल की द्रविड़ परंपरा, वीर पूजा और संगम साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। व्यापार संबंध और बाहरी प्रभाव। दक्षिण भारतीय मेगालिथिक स्थलों से मोती, अर्ध कीमती पत्थर, सीप, कांच के मनके, लोहा, तांबे के उपकरण पाए गए हैं। इससे संकेत मिलता है कि ये समूह स्थानीय ही नहीं, बल्कि दूर दराज क्षेत्रों से भी व्यापारिक संपर्क रखते थे। कई विद्वानों के अनुसार मेगालिथिक संस्कृति ने दक्कन की लंबी व्यापार धाराओं, अरब सागर से लेकर तटीय तमिलनाडु तक को जोड़ने का कार्य किया। दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृति का ऐतिहासिक महत्व। दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृति की भूमिका अत्यंत व्यापक और दूरगामी रही। यह द्रविड़ समाज की ऐतिहासिक नींव है। लोहे के व्यापक उपयोग का प्रथम बड़ा चरण इसी संस्कृति में दिखता है। स्थायी गांव और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का विकास इसी युग में शुरू हुआ। वीर पूजा, पूर्वज पूजा और भूमि पूजा की परंपराएं यहीं से विकसित हुईं। आगे चलकर संगम युग, चोल पांड्य चेर समाज और द्रविड़ धार्मिक संरचनाएं इसी मेगालिथिक आधार से उत्पन्न हुईं। मेगालिथिक संस्कृति दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक से ऐतिहासिक काल में संक्रमण की एक जीवंत, अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। उत्तर दक्षिण भारत की मेगालिथिक परंपराओं की तुलना। एक गहन विश्लेषण। भारतीय उपमहाद्वीप में मेगालिथिक परंपरा कोई एकरूप घटना नहीं थी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई बहुरूपी सांस्कृतिक गतिविधि थी। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की मेगालिथिक परंपराएं अपने अपने भौगोलिक, सामाजिक और तकनीकी संदर्भों के अनुसार विकसित हुईं। इन दोनों में समानताएं भी हैं और उल्लेखनीय भिन्नताएं भी, जो भारतीय प्रागैतिहासिक समाज के विविध रूपों को दर्शाती हैं। दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृति अत्यंत व्यापक, संगठित और विशिष्ट रूप लक्षणों वाली रही। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और केरल में बड़े आकार के पत्थरों से बनी कब्र संरचनाएं अत्यंत प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, जबकि उत्तर भारत में यह परंपरा अपेक्षाकृत सीमित और विभिन्न स्थानीय स्वरूपों में बिखरी हुई दिखाई देती है। उत्तर भारत में मेगालिथिक संस्कृति को पूर्ण रूप से एकित सांस्कृतिक इकाई की तरह नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह कई स्थानिक परंपराओं के रूप में विद्यमान रही। दक्षिण भारत का मेगालिथिक क्षेत्र लौह प्रौद्योगिकी के उन्नत और अत्यधिक विकसित स्तर से जुड़ा है। यहाँ लोहे के हथियार, औजार, हल फाल और कृषि उपकरण बड़ी मात्रा में मिलते हैं। उत्तर भारत में लौह उपयोग अवश्य मिलता है, पर उतना व्यापक और तकनीकी रूप से परिपक्व नहीं जितना दक्षिण में दिखाई देता है। दक्षिण में लोहे का उपयोग एक संगठित कृषि अर्थव्यवस्था और स्थायी ग्राम बसावटों को जन्म देता है, जबकि उत्तर में कृषि, धातुकर्म और बसावटें अपेक्षाकृत क्रमिक रूप से विकसित होती हैं। दक्षिण भारत में डोलमेन, मेन्हिर, केर्न कब्रें, सर्किल स्टोन और विशेष प्रकार की कक्ष समाधियां गहरी परंपरा के रूप में मिलती हैं। ये स्मारक बड़े, अत्यंत व्यवस्थित और निर्माण तकनीक के दृष्टिकोण से कमाल के उदाहरण हैं। उत्तर भारत में इस प्रकार के विशाल पत्थर स्मारक कम मिलते हैं। वहाँ की मेगालिथिक संरचनाओं में गड्ढा समाधि, गोल घेरों और मिट्टी भित्तियों के अवशेष अधिक दिखाई देते हैं। पत्थर के आकार,
संरचना की जटिलता और स्थापत्य दृष्टि से दक्षिण भारत स्पष्टता अधिक विकसित प्रतीत होता है। दक्षिण भारत में मेगालिथिक कब्रें मृतक के साथ रखी वस्तुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। हथियार, आभूषण, अन्न द्रव्य, मिट्टी, बर्तन और लोहे के औजार संकेत देते हैं कि यहाँ मृत्यु संस्कार में एक धार्मिक, दार्शनिक आयाम जुड़ा था जिसमें मृतक के अगले जीवन की कल्पना की जाती थी। उत्तर भारत में मृतक सामग्री का यह वैविध्य कुछ स्थानों पर मिलता है, पर दक्षिण की तरह व्यापक नहीं है। मृद्भांड परंपरा में भी उल्लेखनीय भिन्नता मिलती है। दक्षिण भारत में ब्लैक एंड रेड वेयर, रसेट कोटेड पेंटेड वेयर और विशेष प्रकार के लाल पॉलिश वाले बर्तन अत्यंत उच्च गुणवत्ता में पाए जाते हैं। उत्तर भारत में पेंटेड ग्रे वेयर जैसी परंपराएं अवश्य मिलती हैं, पर वे मेगालिथिक संस्कृति का विशिष्ट लक्षण नहीं है, बल्कि वैदिक और उत्तर वैदिक समाज से भी जुड़ी है। इस प्रकार दक्षिण की मृद्भांड कला मेगालिथिक संस्कृति का वास्तविक प्रतीक है, जबकि उत्तर की मृद्भांड परंपरा बहुआयामी स्रोतों से विकसित हुई। दक्षिण भारत का मेगालिथिक समाज एक उभरते हुए द्रविड़ समाज की सामाजिक धार्मिक जड़ों से निकटता रखता है। वीर पूजा, पूर्वज पूजा, भूमि पूजा और नायक परंपराएं इसी युग से प्रकट होने लगती हैं। उत्तर भारत में भी वीर स्मृति और कब्र संस्कृति के कुछ संकेत मिलते हैं, पर वे इतने स्पष्ट या स्थायी नहीं हैं जितने दक्षिण भारत में। व्यापार और बाहरी संपर्कों में भी अंतर है। दक्षिण भारत की मेगालिथिक बसावटें समुद्री तटों और अंतर्देशीय व्यापार मार्गों से जुड़ी हुई थी। मोती, अर्ध कीमती पत्थर, सीप, लोहा और अलंकार दक्षिण के मेगालिथिक स्थलों में अधिक मिलते हैं। उत्तर में भी व्यापारिक संकेत तो मिलते हैं, मगर वे उतने संगठित और विस्तृत नहीं दिखते। सार रूप में कहा जाए तो दक्षिण भारत की मेगालिथिक संस्कृति एक विशाल, उन्नत और विशिष्ट सांस्कृतिक तकनीकी परंपरा के रूप में उभरती है। उत्तर भारत में मेगालिथिक परंपरा अवश्य मौजूद है, पर वह क्षेत्रीय, सीमित और विविध स्वरूपों में बंटी रहती है। यह तुलना भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक प्रभाव और तकनीकी विकास की अलग अलग गति को उजागर करती है। संगम काल का परिचय। दक्षिण भारत के सुदूर दक्षिण, विशेषकर तमिलकम में साहित्य संस्कृति का वह महान युग जिसे आज हम संगम काल कहते हैं, भारतीय इतिहास की सर्वाधिक प्राचीन और मौलिक द्रविड़ परंपराओं का स्रोत है। यह वह समय था जब तमिल भाषा अपनी काव्यात्मक पूर्णता, सामाजिक चेतना और राजनीतिक चित्रण के उच्चतम रूप में दिखाई देती है। संगम परंपरा मुख्यतः कवियों के विशाल सम्मेलनों, राजाओं के संरक्षण और तमिल समाज के विविध अनुभवों को काव्य रूप में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया थी। संगम युग को 3 प्रमुख चरणों, प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगम, में विभाजित किया जाता है। यद्यपि पुराण परंपरा में ये तीनों संगम अत्यंत प्राचीन, दैवी मानव सम्मिलन और हजारों वर्षों तक चलने वाले माने गए हैं, परंतु आधुनिक ऐतिहासिक अध्ययन इन्हें प्रतीकात्मक, साहित्यिक परंपरा का स्मरण मानता है। मूलतः इन्हीं परंपराओं से हमें संगम साहित्य का विशाल भंडार मिलता है। प्रथम संगम, मदुरै का प्रारंभिक संगम परंपरागत रूप। परंपरा के अनुसार प्रथम संगम मदुरै में समुद्र ग्रसित भू-भाग पर देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में आयोजित हुआ माना जाता है। यह संगम अत्यंत प्राचीन बताया गया है और कहा जाता है कि यहाँ तमिल भाषा के मूल स्वरूप को व्यवस्थित किया गया। परंपरा में इसे देव संगम की संज्ञा दी गई है और इसके अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि को प्रदान की गई मानी गई है। इतिहासकार इस संगम को एक वास्तविक संस्था की बजाय एक सांस्कृतिक स्मृति मानते हैं। इसका कोई प्रत्यक्ष साहित्य उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह धारणा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे तमिल साहित्य की अत्यंत प्राचीनता और द्रविड़ भाषाई चेतना की गहरी जड़ें सिद्ध होती हैं।
प्रथम संगम की परंपरा तमिल समाज के आदिम विश्वासों, प्रारंभिक कृषि समुदाय, वीर संस्कार और पूर्वज पूजा से गहराई से जुड़ी प्रतीत होती है। यहाँ का साहित्य काल्पनिक माना जाता है, किंतु इसकी स्मृति तमिल सांस्कृतिक गौरव का आधार है। द्वितीय संगम, कप्तापुरम का संगम युग। परंपरा के अनुसार द्वितीय संगम कपाटपुरम नामक नगर में आयोजित हुआ। यह प्रथम की तुलना में अधिक भौतिक और संगठित माना जाता है। इस संगम में अनेक कवियों, विद्वानों और पंडितों के सम्मिलन का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि द्वितीय संगम के तमाम साहित्य समुद्र में विलीन हो गए और केवल कुछ अंश, जैसे तोलकाप्यम के प्राथमिक रूप, बचा। द्वितीय संगम को ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि तमिल व्याकरण, काव्य विधि और भाषा की संरचना इसी काल में व्यवस्थित होने लगी। यह वह चरण है जब राजनीतिक सत्ता पांड्य राज्य के संरक्षण में साहित्यिक गतिविधियां चल रही थी। माना जाता है कि इस संगम के साहित्य में समाज की जटिलता, युद्ध, व्यापार, नायक नायिका के भाव और तमिलकम की भौगोलिक पहचान के वर्णन प्रचुर मात्रा में रहे होंगे। यद्यपि इनके मूल ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं, लेकिन परंपरा स्पष्ट संकेत देती है कि यह काल अत्यंत समृद्ध और रचनात्मक रहा होगा। तृतीय संगम, मदुरै का ऐतिहासिक संगम। तृतीय संगम संगम परंपरा का एकमात्र ऐसा चरण है जिसका साहित्य आज भी उपलब्ध है। यही वह काल है जिसे हम सामान्यतः संगम युग कहते हैं। यह लगभग ईसा पूर्व 300 से ईसा पश्चात 300-350 तक का ऐतिहासिक समय माना जाता है। तृतीय संगम का केंद्र पांड्य राजधानी मदुरै था। राजाओं, सरदारों, व्यापारी गिल्डों और सम्मानित व्यक्तियों के संरक्षण में यहाँ कवियों की विशाल सभा होती थी। कवि समाज के अनुभवों को, राज्य की राजनीति को, प्रेम युद्ध को, व्यापार मार्गों को, वीरगाथाओं को और नारी पुरुष संबंधों के सूक्ष्म भावों को कविता में रूपांतरित करते थे। तृतीय संगम का साहित्य दो मुख्य समूहों में विभाजित है: आखम, अंतरंग, प्रेम, भाव, मनोविज्ञान, पुरम, वीरता, युद्ध, दान, समाज, राजनीति। इनमें 18 बड़े ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें पथुपट्टू इत्तुत्तोके कहा जाता है। तोलकाप्यम, तमिल व्याकरण और काव्यशास्त्र का आदिम ग्रंथ, भी इसी काल से जुड़ा माना जाता है। तृतीय संगम के प्रमुख ग्रंथ अकानानूरू, पुरानानूरू, अहनानूरू, नट्रिनय कुरुंथोके, पथुपट्टू, शिलप्पदिकारम, मणिमेखले। इसी साहित्य में चोल, चेर, पांड्य राजवंशों के राजनीतिक वृत्तांत, तमिल वीरों की गाथाएं, समुद्री व्यापार का वर्णन, सामाजिक आर्थिक जीवन और प्रेम भाव की गहरी अनुभूतियां मिलती हैं। यह साहित्य दक्षिण भारत की प्राचीनतम सांस्कृतिक चेतना का जीवंत दस्तावेज है। संगम साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। संगम साहित्य भारतीय इतिहास में केवल साहित्य नहीं, बल्कि सामाजिक इतिहास, आर्थिक गतिविधियों, व्यापार मार्गों, कृषि प्रणालियों, युद्ध नीति, धर्म परंपराओं और मानव भावों का संपूर्ण दर्पण है। इसमें गांव, नगर, सागर तट, पर्वत, वन और मैदानी जीवन का अत्यंत सूक्ष्म और जीवंत वर्णन मिलता है। संगम कवि अत्यंत स्वतंत्र और बौद्धिक रूप से सशक्त थे। वे राजा की प्रशस्ति के साथ साथ उसकी आलोचना भी कर सकते थे। संगम साहित्य तमिल समाज की ऐतिहासिक स्मृति को द्रविड़ चेतना की गहराइयों से जोड़कर उसे एक स्थायी, शास्त्रीय और अत्यंत प्राचीन पहचान प्रदान करता है। मणिमेखले, संगम उत्तरकालीन तमिल साहित्य की महान कृति। मणिमेखले तमिल साहित्य की उन क्लासिक रचनाओं में से एक है, जो संगम काल के उत्तरार्ध में रचित होकर न केवल साहित्यिक सौंदर्य का उदाहरण बनती है, बल्कि दक्षिण भारत के सामाजिक धार्मिक परिवर्तनों को भी अत्यंत सूक्ष्मता से अभिव्यक्त करती है।
यह शिलप्पदिकारम की उत्तर कथा है और दोनों मिलकर तमिल महाकाव्य परंपरा की दो परस्पर जुड़ी परंतु स्वतंत्र कृतियां मानी जाती हैं। मणिमेखले के रचयिता कवि सन्यासी सीतलाई सत्तनार माने जाते हैं, जिनके विषय ज्ञान में धर्म, दर्शन, सामाजिक चाल चलन और राजनीतिक संरचनाओं का व्यापक स्पर्श मिलता है। मणिमेखले की नायिका मणिमेखले स्वयं कोवलन और माधवी की पुत्री है। शिलप्पदिकारम की नाटकीय त्रासदी के बाद जन्मी वह युवती तमिल समाज की सांस्कृतिक स्मृति में करुणा, बुद्धि, तपस्या और निर्वाण के प्रतीक के रूप में स्थापित होती है। इस उपन्यासात्मक काव्य में मणिमेखले की आध्यात्मिक यात्रा, उसके जीवन दर्शन, बौद्ध सत्य की ओर उसका झुकाव और वैराग्य की भावना का क्रमिक उत्थान अत्यंत सुंदर रूप में चित्रित है। यह काव्य बौद्ध धर्म के महायान तत्वों से गहराई से प्रभावित है। करुणा, क्षमा, अहिंसा, त्याग और समता के सिद्धांत यहाँ केवल वर्णन नहीं, बल्कि पात्रों के चरित्र में क्रियाशील रूप में उपस्थित हैं। यही कारण है कि मणिमेखले को तमिल साहित्य में बौद्ध नैतिकता और तत्वमीमांसा का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। काव्य में पुराण परंपरा, पौराणिक देवियों और समुद्री सांस्कृतिक तत्वों का भी सुंदर संयोजन मिलता है। मणिमेखला देवी, जल देवी, नायिका के रक्षक रूप में प्रकट होती है, जो तमिल तट संस्कृति की प्राचीन मान्यताओं का प्रतिबिंब है। इस कथा में मणिमेखले एक चमत्कारी पात्र अमृत कुंड प्राप्त करती है, जिससे वह भूखे, पीड़ित और रोगग्रस्त लोगों को भोजन दे सकती है। यह प्रतीक तमिल समाज में सामाजिक, धर्म और लोक कल्याण की विकसित संवेदना को दर्शाता है। मणिमेखले में सामाजिक धार्मिक विमर्श अत्यंत विस्तृत है। यहाँ ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और स्थानीय द्रविड़ परंपराओं के मतभेद, विवाद और दार्शनिक संवाद मिलते हैं। इन संवादों से स्पष्ट है कि उस समय दक्षिण भारत एक गहन बौद्धिक और धार्मिक चरण से गुजर रहा था। व्यापार, समुद्री यात्रा, नृत्य कला, नगर संस्कृति और स्त्री जीवन का वर्णन इस ग्रंथ को सामाजिक इतिहास का भी महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है। इस महाकाव्य की सबसे विशेष बात यह है कि मणिमेखले नायिका के रूप में किसी राजसत्ता या युद्ध वीरता की प्रतीक नहीं है। वह करुणा की मार्गदर्शिका है, एक साध्वी जो अपने जीवन को लोक कल्याण के लिए समर्पित करती है। उसकी कथा तमिल समाज में स्त्री स्वतंत्रता, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का उच्च आदर्श प्रस्तुत करती है। अंततः मणिमेखले केवल साहित्य नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की विचार परंपरा का वह पुल है जो संगम की भौतिक संस्कृति और मध्यकाल के दार्शनिक वैविध्य को एक सूत्र में बांधता है। यह ग्रंथ तमिल भाषा की भाव समृद्धता, सामाजिक गहराई और बौद्धिक परिपक्वता का स्थायी स्मारक है। शिलप्पदिकारम, तमिल सभ्यता का महान महाकाव्य। शिलप्पदिकारम तमिल साहित्य की उन अमर कृतियों में से एक है, जो न केवल एक काव्य महाकाव्य है, बल्कि दक्षिण भारत की सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और धार्मिक चेतना का सबसे जीवंत दस्तावेज भी है। यह संगम उत्तरकालीन युग की काव्य परंपरा का शिखर माना जाता है। इसके रचयिता इलंगो अडिगल माने जाते हैं, जो परंपरा के अनुसार चेर राजा चेंगुट्टुवन के भाई और एक जैन सन्यासी थे। इस कृति में जिस परिपक्वता, सौंदर्य और नैतिक अर्थगर्भिता का निर्वाह किया गया है, वह इसे केवल साहित्यिक रचना ही नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक घोषणा पत्र बना देता है। शिलप्पदिकारम का केंद्र है कोवलन और कण्णगी की त्रासदी। यह कथा केवल एक दाम्पत्य दुख का आख्यान नहीं, बल्कि तमिल समाज के नैतिक संसार में न्याय, सत्य, धर्म और स्त्री सम्मान के गहन प्रश्नों को उठाती है। कथा मदुरै, पंपुहार और वंची जैसे नगरों की सामाजिक और आर्थिक संरचना को भी प्रकट करती है। काव्य की शुरुआत पंपुहार में कोवलन और कण्णगी के सुखद जीवन से होती है। कोवलन एक संपन्न व्यापारी है, जबकि कण्णगी अत्यंत सती,
सहृदय और नैतिक आदर्शों की प्रतिमूर्ति। कोवलन का नर्तकी माधवी के प्रति आकर्षण और फिर उससे उसका मोह भंग कथानक को उसके वास्तविक संघर्षों में लाता है। कोवलन जब पश्चात्ताप के बाद कर्णगी के पास लौटता है, तब दोनों आर्थिक विपदा में फंसे होते हैं। अपनी कठिनाई दूर करने के लिए वे मदुरै जाते हैं, जहां वह कर्णगी की एक पायल बेचने का निर्णय करता है। यही कथा निर्णायक मोड़ लेती है। एक चोर द्वारा चुराई गई रानी की पायल को कोवलन का होना मानकर मदुरै के राजा ने कोवलन को बिना जांच पड़ताल के मृत्युदंड दे दिया। कोवलन की मृत्यु इस काव्य की करुणा को चरम बिंदु पर ले आती है। कर्णगी की पीड़ा न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि अन्याय के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिरोध में बदल जाती है। कर्णगी जब राजा के दरबार में पायल को तोड़कर उसके मोतियों के भिन्न स्वरूप से अपनी निर्दोषता सिद्ध करती है, तब राजा और रानी दोनों शर्म, अपराध बोध और नैतिक पहाड़ के नीचे दबकर तत्काल प्राण त्याग देते हैं। यह दृश्य तमिल साहित्य में न्याय की सर्वोच्च प्रतिष्ठा और स्त्री धर्म की महिमा का अद्वितीय उदाहरण है। इसके बाद कर्णगी का क्रोध देवतुल्य रूप ले लेता है। उसकी शाप शक्ति से पूरा मदुरै जल उठता है। शहर की यातना उस अधर्म की प्रतिक्रिया बनकर उभरती है। यही वह क्षण है जहां शिलप्पदिकारम एक सामान्य मानवीय कथा से उठकर एक दार्शनिक, नैतिक और धार्मिक आख्यान का रूप ले लेता है। कर्णगी को बाद में देव स्त्री मानकर पूजनीय घोषित कर दिया जाता है। शिलप्पदिकारम की संरचना काव्यात्मक और नृत्य संगीतमयी है। इसमें संगीत, नृत्य, छंद, भाव, कोलम कला, नगर संस्कृति और राजकीय अनुष्ठानों का अद्भुत समन्वय है। नगरों का वर्णन, विशेषकर पंपुहार का समुद्री वैभव, चेर भूमि की संपन्नता और मदुरै की राजनीतिक प्रतिष्ठा इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। इस महाकाव्य में केवल दाम्पत्य और नैतिक संघर्ष नहीं, बल्कि संगम समाज की व्यापक झलक है। व्यापार, समुद्री यात्रा, कर व्यवस्था, शिल्प कला, नगर जीवन, उत्सव, धर्म परंपरा तथा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की एक पूरी दुनिया इसमें सांस लेती है। साहित्यिक दृष्टि से यह ग्रंथ तमिल महाकाव्य परंपरा की उच्चतम परिकल्पना है। इसका आधार करुण रस और धर्म निष्ठा है, किंतु इसमें वीर रस, श्रृंगार रस और सांस्कृतिक समृद्धि की अनोखी परतें भी हैं। तमिल सभ्यता में कर्णगी एक आदर्श स्त्री शक्ति, सत्य, प्रतिष्ठा और नैतिक प्रतिशोध की देवी बन जाती है। शिलप्पदिकारम न केवल एक त्रासदी है, बल्कि यह दिखाता है कि एक समाज कैसे अपने नैतिक विश्वासों को कला में गढ़ता है और कैसे न्याय और धर्म की खोज एक साहित्यिक कृति को कालातीत बना देती है। जीवक चूड़ामणि, तमिल जैन महाकाव्य का श्रेष्ठतम रत्न। जीवक चूड़ामणि तमिल साहित्य की उन अनूठी कृतियों में से है, जो मध्यकालीन तमिल प्रदेश में जैन धर्म, प्रेम, साहस, नैतिकता और सांसारिक आध्यात्मिक संघर्षों का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करती है। यह कृति तमिल जैन कवि तिरुत्तक्कतेवर द्वारा रचित मानी जाती है और जैन महाकाव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक उपलब्धियों में गिना जाता है। तमिल में यह जीवक चिंतामणि नाम से भी प्रसिद्ध है। इस महाकाव्य की विशेषता यह है कि इसमें अत्यधिक नाटकीय, काव्यात्मक और रोमांचपूर्ण कथा वस्तु दिखाई देती है, पर साथ ही इसके मूल में जैन धर्म की नैतिक दर्शनात्मक परंपरा गहराई तक व्याप्त है। यह कृति लगभग 10,000 से अधिक पद्यों वाली एक विशाल रचना है, जिसके माध्यम से जैन आचार विचार, तप, संयम, अहिंसा और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया को अत्यंत कलात्मक भाषा में व्यक्त किया गया है। कथा का केंद्र राजकुमार जीवक है, एक अत्यंत प्रतिभाशाली, रूपवान और विलक्षण क्षमताओं वाला युवा, जो प्रारंभ में सांसारिक सुखों, युद्ध, वीरता, प्रेम, आकर्षण और राजकीय वैभव में रमा रहता है। उसके जीवन में अनेक स्त्रियां आती हैं, अनेक युद्ध और रोमांचकारी प्रसंग घटते हैं,
और जीवन की चमक दमक उसे मोहक प्रतीत होती है। यह प्रारंभिक भाग अत्यंत कथा प्रधान है, जिसमें जीवक का अनेक नगरों की यात्रा, राजाओं रानियों से संपर्क और नायिकाओं के साथ उसके संबंध, शिल्प कला, संगीत नृत्य और राजदरबारों के सौंदर्य चित्रण तक विस्तार से उभरता है। परंतु इस महाकाव्य का वास्तविक महत्व वह मोड़ है जहां जीवक सांसारिक आकर्षणों के केंद्र से हटकर आध्यात्मिक अनुभूति की ओर मुड़ता है। उसे धीरे धीरे यह बोध होता है कि इंद्रिय सुखों और राजसत्ता की लालसा का अंत दुख, संघर्ष और अस्थिरता में होता है। यह परिवर्तन जैन दर्शन के मूल सिद्धांत अनित्यता, असंगता और अहिंसा के अनुरूप है। जीवक जब अपने जीवन की त्रुटियों, मोह बंधन और कर्म जाल का आकलन करता है, तब वह जैन संन्यास का मार्ग अपनाता है। यहाँ कृति का स्वर अचानक बदल जाता है। नैतिकता, तपस्या, मन संयम, ध्यान और आत्म शुद्धि कथा के केंद्र में आ जाते हैं। यह वही चरण है जहाँ यह महाकाव्य तमिल जैन साहित्य के सर्वोच्च आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जीवक का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जो जैन धर्म में आत्म बंधन से पूर्ण मुक्ति की अवस्था है। उसकी तपस्या, मानसिक रूपांतरण और अहिंसा धर्म के प्रति निष्ठा उसे धीरे धीरे उस शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, जिसकी खोज इस महाकाव्य का वास्तविक उद्देश्य है। इस ग्रंथ की भाषा अत्यंत काव्य समृद्ध और कलात्मक है। उपमाएं, वर्णन शैली, नायिकाओं की सौंदर्य चित्रण, युद्ध दृश्यों का नाटकीय विस्तार और धर्म चिंतन की गहराई, ये सब मिलकर इसे तमिल साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में स्थान देते हैं। यह कृति जैन साहित्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सांसारिक जीवन की कोलाहल से आत्म साक्षात्कार की स्थिरता तक की यात्रा को एक अनोखे काव्य वृत्तांत में रूपांतरित करती है। जीवक चूड़ामणि केवल कथा महाकाव्य नहीं, बल्कि तमिल भूमि में जैन संस्कृति, दर्शन और नैतिक मूल्यों की गहरी जड़ें दिखाने वाला एक साहित्यिक स्मारक है। यह मानव जीवन के दो छोरों, भोग और वियोग, काम और योग, संसार और मोक्ष को एक ही कथा में जोड़ता है और इसी कारण यह तमिल भाषा की दीर्घ साहित्यिक परंपरा में आज भी आदरपूर्वक स्मरण किया जाता है। तीनों महाकाव्यों का तुलनात्मक विश्लेषण। शिलप्पदिकारम, मणिमेखले, जीवक चूड़ामणि। तमिल साहित्य की इन तीन महान कृतियों को एक साथ देखने पर स्पष्ट होता है कि वे केवल तीन स्वतंत्र कथाएं नहीं हैं, बल्कि दक्षिण भारत की सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक परिवर्तनों और साहित्यिक संरचना के तीन विभिन्न चरणों की प्रतिनिधि हैं। शिलप्पदिकारम जहां करुणा, धर्म और न्याय का महाकाव्य है, वहीं मणिमेखले सामाजिक धार्मिक संघर्ष, स्त्री शक्ति और बौद्ध दर्शन का विशिष्ट ग्रंथ है। जीवक चूड़ामणि इन दोनों से भिन्न होकर जैन नैतिकता, सांसारिक भोग और अंततः आध्यात्मिक वैराग्य का महाकाव्य बन जाता है। तीनों कृतियां तमिल समाज के तीन अलग अलग आदर्श स्थापित करती हैं। शिलप्पदिकारम की कण्हगी न्याय का प्रतिमान है, ऊर्जा, सत्य और प्रतिशोध उसकी पहचान बनते हैं। मणिमेखले की नायिका करुणा, दया और मोक्ष की खोज का रूप है, वह क्रोध की नहीं, शांत तपस्या की प्रतीक है। दूसरी ओर जीवक चूड़ामणि का नायक जीवक एक पुरुष पात्र है, जिसकी कहानी भोग, वैभव और नायिकाओं से भरी है, पर अंततः वह जैन मार्ग पर चलकर तप, संयम और निस्संगता को अपनाता है। इन तीनों महाकाव्यों की धार्मिक पृष्ठभूमियां भिन्न हैं। शिलप्पदिकारम का रचयिता जैन परंपरा से जुड़ा अवश्य है, पर उसकी कथा किसी एक धर्म का उपदेश नहीं करती, वह नैतिकता और न्याय बोध की सार्वभौमिक कृति है। मणिमेखले स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म, विशेषकर महायान की करुणा नीति, पुनर्जन्म और मोक्ष अनुभूति से प्रेरित है। जीवक चूड़ामणि अपने मूल में सर्वथा जैन धर्म का ग्रंथ है, क्षमा, तप, अहिंसा और भोग वैराग्य के विरोध में आधारित नैतिकता इसमें प्रमुख है।
कथानक की दृष्टि से भी तीनों का चरित्र अलग है। शिलप्पदिकारम अत्यंत संक्षिप्त, तीव्र और एक त्रासदी केंद्रित कथा है। इसमें घटनाएं सीमित हैं, पर नैतिक तनाव अत्यधिक है। मणिमेखले विस्तृत कथा है जिसमें नायिका की आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ वे समाज घटक भी आते हैं, जो संगम उत्तरकालीन तमिल प्रदेश में धर्म बहुलता और वैचारिक संघर्ष को दर्शाते हैं। जीवक चूड़ामणि कथा प्रधान महाकाव्य है जिसमें राजदरबार, युद्ध, प्रेम, नर्तकियों के प्रसंग, भोग, रस, विलास और अंततः आध्यात्मिक परिवर्तन की लंबी यात्रा शामिल है। तीनों की सांस्कृतिक दृष्टि में भी अंतर दिखाई देता है। शिलप्पदिकारम में नगरों पंपुहार, मदुरै और वंची का दृश्य अत्यंत सामाजिक अर्थपूर्ण है। व्यापार, समुद्री जीवन और तमिल अर्थव्यवस्था का चित्रण यथार्थवादी है। मणिमेखले में नगर संस्कृति के साथ साथ धार्मिक वाद विवाद, तीर्थ यात्राएं और बौद्ध दर्शन की तत्वमीमांसा प्रमुख भूमिका निभाती है। जीवक चूड़ामणि में सांस्कृतिक वैभव अधिक सजावटी, कथा मुखी और राजसी है। यह तमिल जैन दरबारों की सौंदर्य प्रियता का प्रतिबिंब है। भाषा और शैली की दृष्टि से शिलप्पदिकारम अत्यंत गंभीर, नियंत्रित और करुण रस से परिपूर्ण है। मणिमेखले की भाषा विचार प्रधान, तर्कपूर्ण और दार्शनिक संवादों से संपन्न है। जीवक चूड़ामणि की भाषा अलंकारों से भरी, रंगीन, वर्णनात्मक और कभी-कभी अत्यधिक चित्रात्मक है। यह जैन महाकाव्यों की पारंपरिक काव्य भाषा का उदाहरण है। तीनों कृतियां दक्षिण भारत की धार्मिक सांस्कृतिक धारा को तीन दिशाओं में मोड़ती हैं। शिलप्पदिकारम न्याय नैतिकता को, मणिमेखले करुणा ज्ञान को और जीवक चूड़ामणि वैराग्य तपस्या को। यदि शिलप्पदिकारम तमिल समाज की आत्मा का नैतिक पक्ष उजागर करता है, तो मणिमेखले उसके मन का धर्म अन्वेषण और जीवक चूड़ामणि उसका आत्म अनुशासन व्यक्त करता है। इस प्रकार ये तीनों ग्रंथ मिलकर तमिल सभ्यता के त्रिवेणी संगम के समान हैं। तीन यात्राएं, तीन धर्म, तीन दृष्टियां, परंतु एक ही सांस्कृतिक क्षेत्र की गहरी जड़ें साझा करते हुए। संगम युग का पहला चोल राज्य, प्रारंभिक तमिल राजनीतिक शक्ति का उदय। संगम युग के राजनीतिक इतिहास में चोल राज्य वह स्तंभ है जिसमें तमिलकम की प्रारंभिक राज सत्ता संघर्ष, समुद्री व्यापार और द्रविड़ सत्ता संरचना की पहली ठोस अभिव्यक्ति दिखाई देती है। संगम साहित्य में वर्णित पहला चोल राज्य अर्ली चोलास बाद के मध्यकालीन महान चोल साम्राज्य का पूर्वज था, पर इसकी पहचान बिल्कुल अलग, अधिक स्थानीय, अधिक वीर प्रधान और कम केंद्रीकृत रूप में मिलती है। प्रारंभिक चोल राज्य कावेरी डेल्टा और उसके तटीय मैदानी भागों में विकसित हुआ। उरयूर और पुहार कावेरीपट्टनम, पुहार इसकी मुख्य राजधानियां मानी जाती हैं। यह क्षेत्र समुद्री व्यापार, उर्वर खेती और जल मार्गों के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण था। संगम साहित्य, विशेषकर पुरानानूरू, पट्टू, अकानानूरू में चोल शासकों की वीरता, दानशीलता, युद्ध नीति और व्यापार समृद्धि का अत्यंत जीवंत चित्रण मिलता है। चोल वंश की उत्पत्ति और प्रारंभिक राजनीतिक स्वरूप। संगम परंपरा चोलों को सूर्यवंशी मानती थी और उन्हें सोरार, कोसार जैसे नामों से संबोधित करती थी। इनकी सत्ता किसी कठोर केंद्रीकृत शासन पर आधारित नहीं थी, बल्कि सरदारों, योद्धाओं तथा स्थानीय प्रमुखों के सहयोग से चलती थी। राजा को एक योद्धा, धर्मी, न्यायप्रिय और समाज संरक्षक के रूप में देखा जाता था। इस प्रारंभिक राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, कर व्यवस्था और समुद्री व्यापार पर आधारित थी। चोल न केवल स्थलीय युद्ध में दक्ष थे, बल्कि समुद्री अभियानों और जहाजों के निर्माण में भी प्रवीण माने जाते थे। यही कारण है कि पुहार चोलों के लिए केवल एक नगर नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक और आर्थिक वैभव की पहचान था। किल्ली, कोक्कन और करिकाल
पहले चोल युग के मुख्य शासक। संगम साहित्य अनेक प्रारंभिक चोल शासकों के नाम देता है। उनमें इलमचिट-चेनी, करिकाल चोल, नेडुंजेलियन, किल्ली वल्वन, पेरुनर किल्ली आदि प्रमुख हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक प्रभाव वाला शासक करिकाल चोल माना जाता है। करिकाल चोल का शासन चोल शक्ति के वास्तविक राजनीतिक उत्कर्ष का समय माना जाता है। संगम कविताएं उसको विजयी, कठोर, न्यायप्रिय और चोल गौरव का निर्माणकर्ता कहती है। कहा जाता है कि उसने कावेरी नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु कलने बांध का निर्माण कराया, जो आज भी तमिलनाडु की सिंचाई व्यवस्था का आधार है। उसके शासन में चोल राज्य की सीमाएं उत्तर में वेन्नी और दक्षिण में पोरोमारन भूमि तक फैली हुई थी। उसने चेरों और पांड्यों से संघर्ष किया और कभी-कभी उन पर निर्णायक बढ़त भी प्राप्त की। संगम कवियों ने करिकाल की समुद्री शक्ति की भी प्रशंसा की है। संकेत मिलता है कि उसने संभवतः श्रीलंका तक अभियान चलाया था। संगम युग का चोल राजनीतिक तत्व। पहला चोल राज्य सामंती वीर परंपरा पर आधारित था। शासन और सैन्य संरचना राजकीय शक्ति से अधिक स्थानीय कबीलाई व्यवस्था से संचालित होती थी। युद्ध को सम्मान और वीरता को सर्वोच्च सामाजिक मूल्य माना जाता था। राजा अपने वीरों, दान कर्म और भोज समारोहों के माध्यम से अपने राज्य को एकजुट रखता था। साथ ही चोल प्रशासन उस समय अपेक्षाकृत सरल था। कर वसूली, भूमि दान, सिंचाई प्रबंधन, व्यापारी गिल्डों का संरक्षण और न्याय व्यवस्था राजा प्रधान प्रणाली में संचालित होती थी। गांव और सभा जैसी स्थानीय संस्थाएं भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल थी। चोल चेर पांड्य त्रिकोणीय संघर्ष। संगम इतिहास का विशेष पक्ष तीन महान तमिल शक्तियों के बीच संघर्ष और संतुलन है। चोल, चेर और पांड्य, ये तीनों एक ही भौगोलिक मंडल में रहते हुए भी एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे। चोलों की उत्तरी पूर्वी स्थिति और समुद्री पहुंच उन्हें विशेष लाभ देती थी, जबकि पांड्य दक्षिण तमिलनाडु में और चेर पश्चिमी तट पर शक्तिशाली थे। इन तीनों के बीच सत्ता संघर्ष ने तमिलकम के राजनीतिक स्वरूप को आकार दिया। सीमाएं बनती बिगड़ती रहीं, सैनिक अभियानों के बाद व्यापार में वृद्धि होती रही और कवियों के संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी बढ़ता रहा। पहला चोल राज्य इसी त्रिकोणीय राजनीतिक जगत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था। व्यापार, नगर संस्कृति और समुद्री शक्ति। पुहार, कावेरीपट्टनम चोलों की समुद्री राजधानी थी। संगम काव्यों में इसका वर्णन विशाल बंदरगाह, विदेशी व्यापारियों, सुगंध वस्तुओं, रेशम, मोती, हाथी दांत और नौकाओं की भीड़ से भरे नगर के रूप में मिलता है। रोमन, अरब, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार के प्रमाण भी संगम साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों से मिलते हैं। चोलों की समुद्री शक्ति संगम राजनीतिक इतिहास की विशेष पहचान है। पहले चोल राज्य का ऐतिहासिक महत्व। संगम युग का पहला चोल राज्य तमिल सभ्यता की प्रारंभिक राजनीतिक केंद्रीयता को स्थापित करता है। यह राज्य बाद के समय में उभरने वाले राजेंद्र चोलों के शक्तिशाली साम्राज्य का आधारभूत चरण है। संगम काल के चोल हमें बताते हैं कि तमिल भूमि में राजनीतिक संगठन, समुद्री व्यापार, शहरी जीवन और साहित्यिक संरक्षण की परंपरा कितनी गहरी और विकसित थी। संगम युग का चेर राज्य, पश्चिमी तमिल शक्ति का उदय। संगम युग का चेर राज्य दक्षिण भारत की उन प्राचीन राजनीतिक शक्तियों में से था जिसने तमिलकम के पश्चिमी तट, पहाड़ी अंचल और समुद्री व्यापार को अपने नियंत्रण में लेकर एक विशिष्ट आर्थिक सामरिक पहचान बनाई। चेरों का मुख्य क्षेत्र आधुनिक केरल, कोंगो प्रदेश, पश्चिमी तमिलनाडु और पश्चिमी घाटों के विस्तृत पहाड़ी भूभाग में था।
संगम साहित्य में चेरों को केरलपुत्र, केरलपुत्र, वंजी देश के स्वामी तथा कुटवन जैसे नामों से संबोधित किया गया है। चेर शक्ति की विशेषता यह थी कि वे समुद्री तटों, पर्वतीय प्रदेशों और दक्षिण पश्चिमी मानसून संपन्न भूमि के स्वामी थे। इस भौगोलिक लाभ ने उन्हें एक उन्नत मसाला व्यापार अर्थव्यवस्था, दूर देशी व्यापारिक मार्ग और एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान प्रदान की। चेर वंश की उत्पत्ति और राज्य संरचना। संगम साहित्य चेरों को एक प्राचीन द्रविड़ वंश के रूप में स्मरण करता है। परंपरा के अनुसार चेर राजा दयालु, उदार और कवियों के संरक्षक माने जाते थे। चेर शासन का केंद्र वंजी बटाकरूर था, जबकि मुचिरी उनका प्रमुख समुद्री बंदरगाह था। मलयालम तमिल मिश्रित संस्कृति का प्रारंभिक स्वरूप भी चेर प्रदेश में ही उभरता है। चेरों का शासन चोलों और पांड्यों की तुलना में अधिक वितरित और क्षेत्रीय स्वायत्तता वाला था। पहाड़ी नदीय भूगोल के कारण स्थानीय सरदार, प्रधान और ग्राम समूह राज्य संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। संगम साहित्य में चेरों के प्रमुख शासक। संगम काव्यों में चेर राजाओं की एक लंबी परंपरा मिलती है, पर उनमें 3 नाम अत्यधिक प्रसिद्ध हैं: उद्यन चेलाथन, पेरिक्रुंटू चेलाथन सेनगुट्टुवन, चेरन सेनगुट्टुवन। इनमें से सेनगुट्टुवन को चेर गौरव का सर्वोच्च प्रतिमान माना जाता है। सेनगुट्टुवन, चेर राज्य का स्वर्णकाल। संगम साहित्य में वर्णित सेनगुट्टुवन का शासन चेर सामर्थ्य का सर्वाधिक उज्ज्वल अध्याय माना जाता है। शिलप्पदिकारम में भी उसका उल्लेख एक महान, न्यायप्रिय, वीर और दानशील राजा के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि उसने उत्तर भारत की नदियों तक विजय ध्वजा पहुंचाई और कन्नगी देवी के सम्मान में एक विशाल स्तंभ स्थापित कराया। उसके समय में चेर राज्य की राजनीतिक प्रतिष्ठा चरम पर थी। चेर व्यापार, समुद्री मार्ग और युद्ध शक्ति तीनों में उन्नत था। सेनगुट्टुवन का नाम ही तमिल परंपरा में वीरता, सत्यनिष्ठा और धर्मपालन का प्रतीक बन गया। चेर चोल पांड्य संघर्ष। संगम युग का राजनीतिक वातावरण त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ था। चेरों का मुख्य टकराव चोलों से समुद्री व्यापार के नियंत्रण पर होता था। पुहार और मुजिरिस दोनों बंदरगाहों पर प्रभुत्व के लिए संघर्ष एक स्वाभाविक स्थिति थी। पांड्यों से संघर्षभूत सीमा और मदुरै आधारित तमिल सांस्कृतिक केंद्र के प्रभाव के कारण चलता रहा। कभी कभी चेर और पांड्य एक होकर चोलों के विरुद्ध मोर्चा बनाते थे, जबकि अनेक अवसरों पर चोल चेर संघर्ष ने व्यापार मार्गों को अस्थिर किया। इस त्रिपक्षीय प्रतियोगिता ने संगम राजनीतिक इतिहास को तीव्र, जीवंत और अत्यधिक गतिशील बनाया। चेर राज्य की अर्थव्यवस्था और मसाला व्यापार। चेरों की राजनीतिक शक्ति का वास्तविक आधार उनका मसाला आधारित समुद्री व्यापार था। मालाबार तट के काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, मोती और हाथी दांत की मांग रोमन, मिस्र, अरब और भूमध्य सागरीय बाजारों में अत्यधिक थी। मुजिरिस बंदरगाह, मुजिरिस, रोमन व्यापार का अग्रणी केंद्र था। रोमन सोने के सिक्के, यूनानी रोमन चीनी मृदभांड, अरबी जहाज, इन सब की उपस्थिति चेर राज्य के विदेशी संपर्कों की व्यापकता सिद्ध करती है। यही व्यापार चेरों को समृद्ध, संगठित और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का महत्वपूर्ण भाग बनाता था। संगम युग का चेर समाज संस्कृति। संगम युग का पांड्य राज्य तमिल राजनीतिक परंपरा की सबसे प्राचीन धुरी।
संगम युग के 3 महान तमिल शक्तियों चोल, चेर और पांड्य में पांड्य राज्य को सबसे प्राचीन और सबसे संगठित सत्ता माना जाता है। संगम साहित्य में पांड्य शासकों का वर्णन अत्यंत सम्मान के साथ मिलता है। उन्हें मदुरै का स्वामी और पांड्य अधियों से संबोधित किया गया है। पांड्य राज्य दक्षिण तमिलनाडु के विशाल भूभाग पर फैला था, जिसकी राजधानी मदुरै राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक जीवन का केंद्र थी। यह वही शहर है जहां संगम सभाएं आयोजित हुईं और तमिल साहित्य का स्वर्णयुग आकार लिया। पांड्य राज्य की पहचान केवल राजनीतिक शक्ति से नहीं, बल्कि उसकी गहरी सभ्यता, परंपरा, सांस्कृतिक संरक्षण और साहित्यिक चेतना से भी जुड़ी है। संगम काव्य, विशेषकर पुरानानूरू, पट्टू, अखनानूरू, मदुरै की समृद्धि, सामाजिक विकास, युद्ध नीति और राजनैतिक गंभीरता का सुंदर चित्रण करता है। पांड्यों की उत्पत्ति और प्रारंभिक संरचना। पांड्य वंश को तमिल परंपरा में अत्यंत प्राचीन माना जाता है। भारतीय ग्रंथों में भी पांड्य, पांड्यन, पांडेय जैसे नामों का उल्लेख मिलता है, जो इस शक्ति की प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। संगम साहित्य में पांड्यों को न्यायप्रिय, सांस्कृतिक संरक्षक और धर्म पालक शासक माना गया है। मदुरै पांड्य शक्ति का केंद्र था। यह नगर केवल राजधानी नहीं, बल्कि तमिल भाषा का हृदय था। यहाँ के राजदरबार में कवियों, विद्वानों, पंडितों और दार्शनिकों का ज्वार उमड़ता था। पांड्य राजसत्ता ने संगम साहित्य को संरक्षण देकर दक्षिण भारत में साहित्यिक स्वर्ण युग की आधारशिला रखी। संगम साहित्य में प्रमुख पांड्य शासक। संगम काव्यों में उल्लेखित पांड्य शासकों में कई नाम मिलते हैं, पर इनमें कुछ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। नेडुंजनल्ली, नेडुंजेलियन, आर्या नेदुंजेलिया, मारन वलूथी, नेडुमर्न, पेरुवल्ती। इनमें आर्यन नेडुंजेलियन को संगम परंपरा में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। कवियों ने उसे अत्यधिक वीर, न्यायप्रिय, दानशील और आक्रामक सैन्य नीति वाला शासक बताया है। कहा जाता है कि उसने कई दुश्मन राजाओं को पराजित किया और उसके सुरक्षा घेरों में मदुरै अत्यंत सुरक्षित माना जाता था। पांड्य सैन्य शक्ति और युद्ध नीति। पांड्यों का सैन्य ढांचा अत्यंत संगठित था। दक्षिणी तमिलकम की भूत स्थिति, पहाड़, झीलें, मैदान और समुद्र उनकी युद्ध रणनीतियों को बहुआयामी बनाती थी। उनके पैदल सैनिक, रथ, घुड़सवार और हाथी सेनाएं संगम साहित्य में गौरव के साथ वर्णित हैं। पांड्यों के लिए सबसे बड़ा संघर्ष चोलों से था। चोलों की समुद्री महत्वाकांक्षाएं और पांड्यों की मदुरै केंद्रित स्थलीय राजनीति दोनों के बीच निरंतर हॉस्टिलिटी पैदा करती थी। अनेक संगम कविताएं इन दोनों शक्तियों के युद्ध दृश्यों, दान प्रथाओं और पराजय विजय का वर्णन करती हैं। चेरों से पांड्यों का संबंध कभी मित्रता और कभी युद्ध का रहा। चेर पांड्य सहयोग का उल्लेख भी संगम साहित्य में मिलता है, विशेषतः चोलों के विरुद्ध। मदुरै और पांड्य राज्य का राजनीतिक सांस्कृतिक चरित्र। मदुरै पांड्य शक्ति का प्रतीक था। यह केवल एक नगरी नहीं, बल्कि तमिल भाषा, संगीत, नृत्य, धर्म और साहित्यिक विमर्श का केंद्र था। संगम सभाएं इसी नगर में आयोजित हुईं, जहां हजारों कवि राजाओं के संरक्षण में साहित्य रचते थे। पांड्यों की सत्ता संगठित, केंद्रीकृत और दंड नीति पर आधारित थी। राजा को न्याय का संरक्षक माना गया, कर व्यवस्था स्पष्ट थी, ग्राम सभाएं सक्रिय थी और दरबार में मंत्रियों, सैन्य प्रधानों और पुरोहितों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मदुरै की अर्थव्यवस्था कृषि, मोती व्यापार, हाथी दांत, मलाबार तट से आने वाली वस्तुओं और कावेरी डेल्टा के उत्पादों पर आधारित थी। घरेलू व्यापार के साथ साथ दूर देशी व्यापार भी पांड्य शक्ति को समर्थ बनाता था।
संगम काल में पांड्य साहित्यिक संरक्षण। पांड्य शासकों की महानता का सबसे बड़ा आधार उनका साहित्यिक संरक्षण था। तोलकाप्यम जैसे व्याकरण ग्रंथ की परंपरा पांड्य दरबार से ही जुड़ी है। संगम काव्य संग्रह, इत्तुत्तोके और पट्टुपट्टु की रचना और संकलन भी पांड्य संरक्षण में हुआ। कवियों को दान, भूमि, उपहार और सम्मान देने की परंपरा अत्यंत विकसित थी। यह वही सभ्यता है जहां राजा से अधिक कवि की प्रतिष्ठा थी। उसी के शब्दों में राज्य की वीरता अमर होती थी। पांड्य राज्य का ऐतिहासिक महत्व। पांड्य राज्य संगम युग की सबसे स्थिर और दीर्घस्थायी राजनीतिक इकाई माना जाता है। चेर चोल के बीच स्थित होने के बावजूद इसने अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक अस्तित्व को कायम रखा। तमिल साहित्य का जन्म, विकास और उत्कर्ष ये सभी पांड्य संरक्षण के बिना संभव नहीं थे। बाद के काल में उभरने वाले मध्यकालीन पांड्य साम्राज्य का आधार भी यही प्रारंभिक पांड्य ढांचा था। इस प्रकार पांड्य राज्य दक्षिण भारत की प्राचीनतम राजनीतिक परंपराओं में से एक है, जिसने तमिल सभ्यता को स्थायी दिशा और गौरव प्रदान किया। यदि आप चाहें, मैं अगला भाग तीनों राज्यों चोल चेर पांड्य का तुलनात्मक विश्लेषण या संगम काल की समाज अर्थव्यवस्था भी इसी शैली में दे सकता हूँ। बनाती थी। धार्मिक रूप से चेर क्षेत्र बहुधार्मिक था। स्थानीय द्रविड़ मातृ देवी परंपरा, जैन, बौद्ध और प्रारंभिक हिंदू देवताओं का मिश्रित स्वरूप यहाँ मिलता है। चेर राज्य का ऐतिहासिक महत्व। संगम युग का चेर राज्य दक्षिण भारत के पश्चिमी तट की पहली संगठित राजनीतिक संरचना था। इसने मसाला व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया, कला साहित्य को संरक्षण दिया और तमिल समाज में पश्चिमी तट की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को स्थायी बनाया। चेर राज्य बाद में उभरने वाले चेर, कुलशेखर और पेरुमाल वंशों का आधार भी बना। संगम युग के तीन महान केंद्र चोल, चेर, पांड्य में चेरों का स्थान भौगोलिक विविधता, व्यापारिक समृद्धि और सांस्कृतिक गहराई के कारण सबसे विशिष्ट है। चोल चेर पांड्य संगम युग की तीन महान शक्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण। संगम युग का राजनीतिक परिदृश्य तीन महान द्रविड़ शक्तियों के बीच निरंतर प्रतिस्पर्धा, संतुलन और सहयोग की जटिल धारा से निर्मित था। चोल, चेर और पांड्य ये तीनों राज्य तमिलकम की तीन अलग अलग भौगोलिक दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते थे और अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र सांस्कृतिक तथा आर्थिक पहचान रखते थे। इन तीनों को एक साथ देखने पर स्पष्ट होता है कि संगम समाज का राजनीतिक जीवन संकुचित राजतंत्र नहीं, बल्कि बहुकेंद्रित, व्यापार प्रधान और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत सशक्त संरचना थी। चोल अपनी शक्ति का आधार कावेरी डेल्टा और समुद्री तट को बनाते थे। उनकी राजधानी पुहार और उरियूर समुद्री व्यापार, कृषि और शहरी जीवन का केंद्र थी। चोलों का पूरा राजनीतिक व्यक्तित्व उनकी समुद्री शक्ति, कावेरी आधारित सिंचाई तंत्र और वेन्नी जैसे युद्ध विजयों से निर्मित था। चोल राजा करिकाल इस शक्ति का प्रतीक है। वह युद्ध प्रिय, वैभवशाली और समुद्री संपर्कों से जुड़ा हुआ शासक था। इसके विपरीत चेर राज्य पश्चिमी तट और पहाड़ी घाटियों में स्थित था। उनका भूगोल पर्वतीय, मानसूनी और अत्यंत उपजाऊ मसालों से समृद्ध था। चेरों का आधार वंजी, करूर और उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र मुजिरिस जैसे बंदरगाह थे। मसाला व्यापार, अरब रोमन संपर्क और पश्चिमी घाटों की जनजातीय कृषक संस्कृति, इन तीनों ने चेर राज्य को एक विशिष्ट आर्थिक सामरिक स्वरूप दिया। सेनगुट्टुवन चेर की सांस्कृतिक और राजनीतिक महिमा का चरम प्रतीक है। पांड्य राज्य इन दोनों से भिन्न, दक्षिण तमिलनाडु के स्थलीय केंद्रित, प्राचीन और अत्यंत साहित्यिक राजधानी मदुरै पर आधारित था।
पांड्यों का गौरव 3 दिशाओं में था: उनकी राजनीतिक स्थिरता, उनकी राजधानी का सांस्कृतिक वैभव और संगम सभाओं का संरक्षण। पांड्य राजा नेडुंजेलियन इस युग का आदर्श शासक माना जाता है, वीर भी और न्यायप्रिय भी। पांड्य समाज अपेक्षाकृत स्थिर, संगठित और साहित्य केंद्रित था। इन तीनों राज्यों की सैन्य नीति में भी भिन्नताएं थी। चोलों की शक्ति समुद्री अभियानों, तेज गति युद्ध और उर्वर मैदानों की सेना पर आधारित थी। चेर सेना पहाड़ी योद्धाओं, जंगल मार्गों और तटीय सुरक्षा से जुड़ी थी। पांड्य सेना हाथियों, रथों और दक्षिणी मैदानों की रणनीति में दक्ष थी। संगम साहित्य में चोलों के युद्ध विशेष, चेरों के दूरगामी अभियानों और पांड्यों के निर्णायक मैदान युद्धों का उल्लेख मिलता है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से चोल कृषि संपन्न थे, चेर व्यापार संपन्न और पांड्य दोनों का संतुलन रखते थे। कृषि के साथ मोती व्यापार उनके प्रमुख धन स्रोतों में था। इसीलिए तीनों राज्यों का आर्थिक आधार भी एक दूसरे से भिन्न था। चोलों की शक्ति कावेरी के जल प्रबंधन पर, चेरों की शक्ति मसालों पर और पांड्यों की शक्ति मोती व्यापार तथा साहित्यिक राजनीतिक स्थिरता पर टिकती थी। धर्म और संस्कृति में तीनों की पहचान समान भी थी और भिन्न भी। चोल क्षेत्र में वीर पूजा, पूजा अनुष्ठानों और व्यापारिक देवताओं की प्रतिष्ठा अधिक थी। चेर समाज मिश्रित था, स्थानीय द्रविड़ देवियों की पूजा, पहाड़ी देवताओं का सम्मान और जैन बौद्ध प्रभाव यहाँ स्पष्ट दिखता है। पांड्यों का मदुरै एक साहित्य केंद्र था, जहाँ तमिल भाषा, धार्मिक मंत्रणा और दार्शनिक विमर्श अत्यंत उन्नत रूप में मिलते थे। संगम समाज के इस त्रिकोण में प्रतिद्वंद्विता भी थी और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी। चोल चेर पांड्य संघर्ष कभी व्यापार मार्गों के लिए होता, कभी सीमा संकुचन के लिए और कभी कवियों के संरक्षण की प्रतिष्ठा को लेकर। परंतु यह संघर्ष विनाशकारी नहीं था, यह क्षेत्र की शक्ति संतुलन व्यवस्था को मजबूत करता था। यही कारण है कि संगम काल में तीनों राज्यों की संस्कृतियां अलग अलग रहते हुए भी एक साझा तमिल परंपरा को पोषित करती रहीं। समग्र रूप से देखा जाए तो चोल शक्ति गति और समुद्री विस्तार की, चेर शक्ति व्यापार और भौगोलिक विविधता की और पांड्य शक्ति स्थिरता, न्याय और सांस्कृतिक संरक्षण की प्रतीक थी। इन तीनों ने मिलकर संगम युग को दक्षिण भारत का स्वर्णिम, बहुकेंद्रित और विलक्षण सभ्यता मंडल बनाया। संगम युग की शासन व्यवस्था दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन राजनीतिक संरचना का सांस्कृतिक चित्र। संगम युग की शासन व्यवस्था केवल राजतंत्र का ढांचा नहीं थी, बल्कि वह एक विशाल सांस्कृतिक सामाजिक संरचना थी जिसमें राजनीतिक शक्ति को नैतिकता, वीरता, दान, स्थानीय स्वायत्तता और जन उत्सव जैसे तत्वों के साथ जोड़ा जाता था। यह वह समय था जब तमिलकम के 3 महान राजवंश चोल, चेर और पांड्य अपनी अपनी पृथक पहचान बनाकर शासन करते थे, परंतु शासन प्रणाली में उनका मूल ढांचा बहुत हद तक समान था। संगम साहित्य पुरानानूरू, पट्टिट्रुपट्टू, इत्तुत्तोके, तोलकाप्यम इस शासन मनोरचना का अत्यंत जीवंत दस्तावेज है। संगम शासन का केंद्र एक ऐसा राजा था जिसे मात्र राजनीतिक प्रमुख नहीं, बल्कि एक नैतिक संरक्षक, न्यायाधीश, वीर पुरुष और दानकर्ता माना जाता था। यह द्रविड़ राजनीतिक संस्कृति की अनोखी बात है कि राजा की सत्ता केवल बल पर नहीं, बल्कि उसके अरम अर्थात धर्म निष्ठा पर आधारित होती थी। उसे प्रजा पालन, सैन्य नेतृत्व और सांस्कृतिक संरक्षण, इन 3 भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता था। राजा के शासन को एक विशाल दरबारी तंत्र समर्थन देता था। मंत्रियों, जनरल, पुरोहितों, नर्तकों, संगीतकारों, कवियों और शिल्पकारों, इन सभी का दरबार में विशेष स्थान था। विशेषकर कवि, जो संगम सभाओं के माध्यम से राजा के कार्यों की प्रशंसा,
आलोचना और मार्गदर्शन करते थे। कभी कभी राजा उनके शब्दों पर नीतियां बदल देते थे। इस प्रकार साहित्य शासन का वास्तविक सह विचारक था। राज्य प्रशासन का ढांचा स्पष्ट रूप से ग्रामीण आधारों पर टिके हुए स्थानीय संस्थानों से संचालित होता था। गांव, उर, नगर, नडु और प्रदेश, नाडु की स्वायत्त संस्थाएं थीं। गांव का मुखिया, अंबलान या ग्राम सभा न्याय, कर और सामूहिक निर्णयों का संचालन करती थी। यह विकेंद्रीकृत प्रशासन तमिलकम की सबसे प्राचीन राजनीतिक परंपराओं में से एक है। कर व्यवस्था संगम शासन का महत्वपूर्ण भाग थी। भूमि कर, व्यापार कर, बंदरगाह शुल्क, मार्ग कर और कभी कभी युद्ध लूट राज्य की आय के मुख्य स्रोत थे। परंतु विशेष यह था कि संगम राजा कर वसूली को नैतिक दायित्व मानते थे। कर का उपयोग प्रजा की सुरक्षा, उत्सवों के आयोजन, सिंचाई प्रबंधन तथा सेना पालन में होता था। सैन्य संरचना भी संगम शासन का एक प्रमुख भाग थी। राजा स्वयं सेना का सर्वोच्च कमांडर होता था। हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों की शक्तिशाली सेनाएं थीं। युद्ध केवल विस्तार का साधन नहीं था, बल्कि वीरता और सम्मान का प्रदर्शन भी माना जाता था। सेनाधिकारी और योद्धा सामाजिक रूप से अत्यंत सम्मानित थे और उनकी वीर मृत्यु पर विशेष अनुष्ठान किए जाते थे। न्याय व्यवस्था में राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था, परंतु गांव सभाएं और स्थानीय प्रमुख छोटे अपराधों और विवादों को हल करते थे। दंड कठोर भी हो सकते थे, पर संगम साहित्य यह भी बताता है कि राजा का एक नैतिक दायित्व था न्याय को निष्पक्ष, त्वरित और अहंकार मुक्त रूप में देना। एक अन्य विशेषता यह थी कि अपराधी की सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर फैसला कठोर या नरम नहीं होता था। न्याय की समानता एक उच्च आदर्श मानी जाती थी। शासन व्यवस्था में धर्म और संस्कृति का भी गहरा महत्व था। मंदिर, देव पूजा, उत्सव, युद्ध काव्य, संगीत और नृत्य, ये सब राज्य प्रायोजित गतिविधियां थीं। त्योहार केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज के एकत्र होने, बाजारों के जीवंत होने और राज्य की समृद्धि प्रदर्शित करने का माध्यम थे। इस प्रकार संगम युग की शासन व्यवस्था द्रविड़ समाज की सबसे प्राचीन, परिपक्व और बहुआयामी राजनीतिक व्यवस्था थी। यह केवल प्रशासनिक ढांचा नहीं, बल्कि तमिल सभ्यता की आत्मा का वह केंद्र थी जिसमें वीरता, साहित्य, व्यापार, नैतिकता और स्थानीय स्वायत्तता एक दूसरे में घुलकर एक अद्वितीय सांस्कृतिक राज्य का निर्माण करती थी। संगमकालीन समाज, तमिल सभ्यता का जीवंत मानवीय परिदृश्य। संगमकालीन समाज दक्षिण भारत के प्राचीनतम और सर्वाधिक विकसित सामाजिक ढांचों में से एक था। यह केवल जन समूहों का संगठन नहीं था, बल्कि एक बहुस्तरीय सांस्कृतिक संरचना थी जिसमें जाति, पेशा, युद्ध, व्यापार, प्रेम, विवाह, कृषि और नगर व्यवस्था सभी अपने अपने स्थान पर उन्नत रूप में दिखाई देते हैं। संगम काव्य का सबसे बड़ा महत्व ही यह है कि वह इस समाज की नब्ज को अत्यंत सूक्ष्मता से पकड़ता है। लोगों की भावनाएं, जीवन शैली, नैतिक विश्वास, संबंधों की जटिलता और समाज की विविधता सब कुछ इसमें जीवित है। संगम समाज को समझने का प्रथम आधार उसका भू आधारित संगठन है। तमिल चिंतन में समाज 5 प्रमुख तिने क्षेत्रों में विभाजित था: कुरिंजी, मल्लय, पालय, मरुदम और नैथल। यह विभाजन केवल भौगोलिक नहीं था, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र अपनी विशिष्ट आर्थिक गतिविधि, सामाजिक जीवन, देवताओं, प्रेम भाव और कला प्रथाओं के लिए जाना जाता था। पहाड़ों में रहने वाले कुरिंजी लोगों की संस्कृति मैदानों के कृषकों से भिन्न थी। तटीय नैथल के मछुआरे और नाविक प्रेम और जीवन को अलग संवेदना से देखते थे। यह भौगोलिक आर्थिक विविधता ही संगम समाज को बहुरंगी और जीवंत बनाती है।
संगम समाज में वर्ग विभाजन अवश्य था, पर वह कठोर ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था के जैसा नहीं था। सामाजिक स्थिति मुख्यतः पेशे और सामुदायिक भूमिका पर आधारित थी। योद्धा समुदाय, कृषक समूह, पशुपालक, शिकारी, मछुआरे, व्यापारी, कवि, संगीतकार, नर्तकी तथा पुरोहित, ये सभी अलग अलग समुदाय थे और लगभग सभी को सामाजिक व्यवस्था में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। यह एक गतिशील समाज था जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता, वीरता और साहित्यिक क्षमता के आधार पर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता था। पुरुष प्रधान होने के बावजूद संगम समाज में स्त्री की स्थिति आश्चर्यजनक रूप से स्वतंत्र और सम्मानित थी। महिलाएं प्रेम कविता की लेखक होती थी, राजनीतिक संदेशवाहक की भूमिका निभाती थी और अनेक अवसरों पर अपनी इच्छा और भावनाओं का खुलकर प्रकट करती थी। संगम काव्य में नायिका का प्रेम, क्रोध, असुरक्षा, समर्पण और आत्मनिर्णय अत्यंत संवेदनशीलता से चित्रित है। स्त्री स्वतंत्रता का यह स्तर बाद के युगों की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत और मानवीय था। परिवार और विवाह भी संगम समाज की एक अनूठी इकाई थे। प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह और सहमति आधारित संबंध सामान्य थे। विवाह को केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि दो व्यक्तियों के भावनात्मक मिलन के रूप में समझा जाता था। प्रेम को अकन और सामाजिक जीवन को पुरंग के रूप में बांटने की संगम काव्य परंपरा यही दर्शाती है कि निजी भावनाओं और सामाजिक कर्तव्यों को संतुलित रूप से देखा जाता था। संगम समाज का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष युद्ध संस्कृति थी। वीरता, सम्मान, कीर्ति और मृत्यु तक संघर्ष के मूल्य संगम समाज की गहराई में जमे थे। वीरों की मृत्यु पर नादुकल, वीरशिला स्थापित करने की परंपरा इसी काल की देन है। यह केवल स्मारक नहीं, बल्कि समाज के आदर्शों का सजीव दस्तावेज होते थे। अर्थव्यवस्था पर आधारित सामाजिक विभाजन में व्यापारी वर्ग अत्यंत समृद्ध था। मुजिरिस, पुहार और कावेरीपट्टनम जैसे नगरों में विदेशी व्यापारियों का जमावड़ा संगम समाज को वैश्विक संपर्क देता था। यही कारण है कि समाज अपेक्षाकृत खुला, प्रगतिशील और बहुसांस्कृतिक था। धार्मिक जीवन में स्थानीय देवियों का प्रभाव गहरा था। वीर पूजा, पूर्वज पूजा, प्रकृति पूजा और मातृ देवी परंपरा संगम समाज की मूल धारा थी। जैन और बौद्ध धर्म का भी व्यापक प्रभाव था, विशेषकर शहरी केंद्रों में। इस समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह अपनी विविधता में भी संगठित था। न तो कोई एक जाति धर्म सब पर हावी था, न कोई एक राजनीतिक शक्ति समाज पर अपनी इच्छा थोपती थी। यह वह समाज था जहां वीरता और करुणा, प्रेम और कर्तव्य, साहित्य और राजनीति, प्रकृति और मानव सब एक गहरे सांस्कृतिक संतुलन में रहते थे। संगमकालीन समाज को देखते हुए लगता है कि यह दक्षिण भारतीय इतिहास का वह स्वर्ण युग था जिसमें मनुष्य को उसके संपूर्ण मानवीय स्वरूप में समझा गया, उसके श्रम, उसके प्रेम, उसके युद्ध, उसके गीत और उसकी आकांक्षाओं में। संगमकालीन अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यापार और समुद्री शक्ति का जीवंत समन्वय। संगमकालीन अर्थव्यवस्था दक्षिण भारत के प्राचीनतम और सर्वाधिक उन्नत आर्थिक ढांचों में से थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह अर्थव्यवस्था केवल कृषि या व्यापार पर आधारित नहीं थी, बल्कि 5 भौगोलिक तनय प्रदेशों, विविध आर्थिक समुदायों, स्थानीय उद्योगों और विदेशी व्यापार के अत्यंत सुदृढ़ संयोजन से निर्मित थी। संगम साहित्य में आर्थिक जीवन के इतने विस्तृत और सजीव चित्र मिलते हैं कि वह हमें तमिलकम की एक पूर्ण विकसित, बहुस्तरीय अर्थव्यवस्था का परिचय देता है, जहां कृषक, व्यापारी, मछुआरे, चरवाहे और कारीगर सभी एक दूसरे पर निर्भर होकर काम करते थे। संगम युग के आर्थिक जीवन की रीढ़ कृषि थी।
विशेषतः मरुदम मैदानी क्षेत्र के ग्रामीण समाज में धान, ज्वार, तिल, गन्ना और बाजरा की खेती प्रमुख थी। कावेरी और तामिरपर्णी जैसी नदियों के किनारे बसे प्रदेश अत्यंत उर्वर थे। कावेरी डेल्टा को चोलों का धान कटोरा कहा जाता था। यहाँ सिंचाई के लिए नदियों, नहरों और टैंकों का उपयोग अत्यंत सुव्यवस्थित था। किसानों के पास हल, लोहे के फाल और बैल युग्म थे, जिससे कृषि तकनीक न केवल उत्पादक थी, बल्कि नियमित उत्पादन देने में सक्षम थी। समुद्र तटीय नैथल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह मछली उद्योग, मोती गोताखोरी और नाविक व्यवसाय पर निर्भर थी। तटीय समुदाय मोती, शंख, मछली और नमक को दूर दराज तक पहुंचाते थे और इससे पांड्य तथा चोल राज्यों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत निर्मित होता था। मोती व्यापार पांड्यों की आर्थिक प्रतिष्ठा का मुख्य आधार माना जाता है। पुरानानुरु में इस व्यापार की समृद्धि के अनेक संदर्भ मिलते हैं। कुरिंजी पर्वतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था शिकार, शहद संग्रह, फल फूल, जंगली उत्पाद और पशुपालन पर आधारित थी। यहाँ के जनसमुदाय राज्य के लिए वन उत्पाद लाते थे, जैसे काली मिर्च, इलायची और औषधियाँ, जो चेरों के मसाला व्यापार की नींव थे। इसके विपरीत पालय, शुष्क क्षेत्र में अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत सीमित थी, परंतु पशुपालन, विशेषकर गाय और बकरियों का पालन, मुख्य जीविका थी। यहाँ के चरवाहे युद्ध, संस्कृति और सैनिक समुदाय से भी जुड़े थे। संगम अर्थव्यवस्था की सबसे अद्भुत विशेषता उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। तमिलकम के बंदरगाह, मुजिरिस, पुहार, कोरकै, किलाक्राई, रोमन, ग्रीक, मिस्री और अरब व्यापारियों से भरे रहते थे। रोमन सोने के सिक्के, एम्फोरा के मृद्भांड और समुद्री व्यापार के उपकरण इसके प्रत्यक्ष पुरातात्विक प्रमाण हैं। मसाले, मोती, रेशम, हाथी दांत, कपड़े और धातु वस्तुएं निर्यात की जाती थीं, जबकि रोम से सोना, शराब, कांच और कलाकारी की वस्तुएं आती थीं। विदेशी व्यापार ने चेर, चोल और पांड्य तीनों राज्यों को अत्यंत समृद्ध बनाया। गृह उद्योग और शिल्प व्यवसाय भी अत्यंत विकसित थे। बुनकरी, जौहरी कला, धातु उद्योग, कुम्हार कला, नर्तकों, गायकों का संरक्षण और युद्ध आभूषणों का निर्माण, ये सभी संगम अर्थव्यवस्था को व्यापक आधार देते थे। संगम काव्य में महिलाओं द्वारा की जाने वाली घरेलू उद्योगों, जैसे धागा काटना, वस्त्र निर्माण, फूल सजावट का उल्लेख यह बताता है कि अर्थव्यवस्था घर परिवार से लेकर बड़े नगरों तक फैली हुई थी। राज्य व्यवस्था में कर व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित थी। भूमि कर, व्यापार कर, बंदरगाह शुल्क, युद्ध लूट और उपहार दान से राज्य के लिए आय एकत्र की जाती थी। परंतु कर केवल राजा को धन देने का साधन नहीं था, यह समाज रक्षा, सिंचाई व्यवस्था, त्योहारों और प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखने का माध्यम था। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संगम अर्थव्यवस्था अत्यधिक बाजार केंद्रित और खुले समाज पर आधारित थी। व्यापारी संघ, निगम, बस्तियां, बंदरगाह नगर और ग्राम सभाएं आपस में जुड़ी थी। यही कारण है कि यह अर्थव्यवस्था न तो एकतरफा कृषि प्रधान थी और न ही व्यापार प्रधान, बल्कि दोनों का संतुलित मिश्रण थी। समग्र रूप से संगम काल की अर्थव्यवस्था वह आधार है जिस पर दक्षिण भारत का बाद का पूरा इतिहास, चोलों का साम्राज्य, चेरों का व्यापारिक उत्कर्ष, पांड्यों की स्थिर समृद्धि निर्मित हुआ। यह अर्थव्यवस्था प्रकृति, मानव श्रम, व्यापार और संस्कृति का एक अद्भुत समन्वय थी, जहां उत्पादन और विनिमय दोनों को समान सम्मान प्राप्त था। संगमकालीन धर्म दर्शन, प्रकृति, वीरता, नैतिकता और द्रविड़ आस्था का समन्वय।
संगमकालीन धर्म दर्शन दक्षिण भारत की प्राचीनतम आध्यात्मिक परंपरा का वह रूप है जिसमें प्रकृति पूजा, मातृ देवी परंपरा, वीर संस्कार, सामाजिक नैतिकता और जैन बौद्ध प्रभाव एक अनोखे सांस्कृतिक घोल में मिलकर उभरते हैं। यह वह काल था जब धर्म केवल पूजा पद्धति या कर्म कांड नहीं था, वह मनुष्य के व्यवहार, कर्तव्य, प्रेम, सम्मान, न्याय और प्रकृति चेतना का संपूर्ण मार्गदर्शक था। संगम काव्य में धर्म किसी कठोर दार्शनिक सिद्धांत की बजाय एक जीवित, अनुभवजन्य और सामाजिक रूप से व्याप्त तत्व के रूप में प्रकट होता है। संगम धर्म की सबसे मूल विशेषता इसका प्रकृति आधारित दृष्टिकोण है। 5 तिने, कुरिंजी, मल्लय, पालय, मरुदम और नैथल के लिए 5 भिन्न देवता माने गए, जो आधुनिक हिंदू देवताओं से स्वतंत्र थे। पहाड़ी प्रदेश में मुरुगन, मैदानों में मायोन विष्णु, तटीय प्रदेश में वरुणन और शुष्क प्रदेश में कोट्टरे वरियार जैसे स्थानीय देवताओं की पूजा होती थी। ये देवता समाज की आजीविका, जल, वायु, ऋतु चक्र और प्राकृतिक परिस्थितियों से जुड़े थे। यही कारण है कि संगम धार्मिकता का मूल प्रकृति के प्रति श्रद्धा और सहअस्तित्व था। संगम धर्म दर्शन में दूसरा प्रमुख तत्व वीर संस्कार है। युद्ध, वीर, सीमा रक्षक और शौर्य कर्ता समाज में देवताओं के समकक्ष स्थान पाते थे। वीर गति को दिव्यता का रूप माना जाता था। वीर शिला, नादुकल स्थापित करने की परंपरा इस श्रद्धा का प्रमाण है। वीर शिला केवल स्मारक नहीं, बल्कि समाज के नैतिक आदर्शों का प्रतीक थी। एक योद्धा जिसने अपने नाडु, अपने लोगों, अपने वंश और अपने सम्मान के लिए प्राण त्याग दिए, वह अनंतकाल के लिए पवित्र माना जाता था। संगम धर्म में हवा, वर्षा, पर्वत, नदी, समुद्र और वन सभी को देवत्व दिया गया था। इस प्रकार यह धार्मिक चेतना गहरे एनिमिज्म और टोटेमिज्म पर आधारित थी। गांव की देवियां जैसे कोट्टवई, आडिक्की, पेडियम्मा, ये स्त्री देवता बाद में शक्ति पूजा का आधार बनी। संगम धर्म का यह मातृ प्रधान स्वरूप द्रविड़ सभ्यता के गहरे नारी केंद्रित मूल्यों को दर्शाता है। धार्मिक जीवन नैतिकता से अलग नहीं था। संगम काव्य में अरम धर्म नैतिकता को मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च मानक बताया गया है। राजा, व्यापारी, सैनिक, कवि सभी के लिए अरम जीवन मूल्य था। यह नैतिकता किसी एक धर्म की देन नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक चेतना का परिणाम थी। सत्यनिष्ठा, दानशीलता, मेहमान नवाजी, निष्ठा तथा अन्याय के प्रति प्रतिरोध को संगम समाज धर्म का अंग मानता था। संगम युग का धर्म दर्शन पूर्णतः संप्रदाय निरपेक्ष नहीं था। जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। अनेक संगम कवि जैन या बौद्ध थे और उनकी रचनाओं में अहिंसा, करुणा, संयम, वैराग्य और आत्मनियंत्रण के तत्व दिखाई देते हैं। शिलप्पदिकारम और मणिमेखले भी इन्हीं प्रभावों को आगे बढ़ाते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से संगम समाज एक बहुधार्मिक वातावरण था। स्थानीय देवता, द्रविड़ परंपरा, जैन और बौद्ध ये सब एक साथ मौजूद थे और किसी के बीच टकराव नहीं था। संगम धर्म का एक अनोखा स्वरूप यह था कि इसमें कर्म कांड बहुत कम थे। पूजा सरल थी। फूल, पशु बलि, अनुष्ठान, नृत्य और संगीत ब्राह्मणों की भूमिका थी, परंतु सामाजिक धार्मिक प्रथाओं पर उनकी कोई एकाधिकारिता नहीं दिखती। धार्मिक अथॉरिटी अक्सर स्थानीय प्रमुखों, वीरों और जनजातीय पुरोहितों के पास रही। इससे संगम धर्म की स्वतंत्रता स्पष्ट होती है। प्रेम दर्शन भी संगम धर्म का एक हिस्सा था। अखम कविताओं में प्रेम को पवित्र, ईश्वरीय और जीवन ऊर्जा का केंद्र कहा गया है। नायिका नायक का प्रेम केवल मानव भावना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय लय का हिस्सा माना जाता था। भाव दर्शन और प्रकृति दर्शन संगम युग में एक दूसरे में घुले हुए थे।
संगम धर्म दर्शन का सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि इसमें धर्म जीवन से अलग नहीं, जीवन स्वयं धर्म है। पर्वतों का सौंदर्य, युद्ध की तीव्रता, प्रेम की कोमलता, समुद्र की गहराई, गांव की संस्कृति, उत्सवों की उमंग, ये सभी धर्म के ही विविध रूप समझे जाते थे। इस प्रकार संगमकालीन धर्म दर्शन दक्षिण भारतीय सभ्यता के उस युग का परिचय कराता है जिसमें मनुष्य प्रकृति, समाज और नैतिकता के साथ संतुलन बनाकर जीता था। यह धर्म किसी ग्रंथ में सीमित नहीं था, यह जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव था। संगम सभ्यता की कला, संस्कृति, सौंदर्य, भाव और जीवनानुभूति का द्रविड़ रूप। संगम सभ्यता की कला संस्कृति दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन और सबसे परिपक्व सौंदर्य परंपराओं में से एक है। यह संस्कृति केवल रूप, रंग, आभूषणों या नृत्य, संगीत तक सीमित नहीं थी। यह मानव भावनाओं, प्रकृति के विविध मूड्स, सामाजिक जीवन, वीरता, स्त्री सौंदर्य, प्रेम, काव्य, संगीत, उत्सव, नगर जीवन और धार्मिक अनुष्ठानों का एक विशाल जीवंत संसार थी। संगम साहित्य में कला और संस्कृति का वर्णन इतना सूक्ष्म है कि आधुनिक शोधकर्ता आज भी उससे सामाजिक, कलात्मक जीवन की लगभग पूरी तस्वीर पुनर्निर्मित कर लेते हैं। संगम सभ्यता की सबसे मूल विशेषता यह थी कि उसकी कला प्राकृतिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई थी। 5 तिनय प्रदेशों की विविध प्रकृति, कुरिंजी के नीले पर्वत, मरुदम के धान खेत, नैथल के समुद्री तट, पालय के शुष्क मैदान और मल्लय के जंगल, काव्य, नृत्य, संगीत और लोक परंपराओं के मूल स्रोत थे। कला का कोई भी रूप प्रकृति से पृथक नहीं था। हर गीत में ऋतु की गंध, हर नृत्य में भूभाग का ताल और हर उपमा में पेड़ पौधों का प्रतीकात्मक अर्थ दृश्यमान होता था। संगम कविता स्वयं एक अत्यंत विकसित कला रूप थी। अकम और पुरन दोनों काव्य धाराओं में सूक्ष्म भाव अभिव्यक्ति का अद्भुत संयोजन मिलता है। प्रेम काव्य में भावनाओं की सूक्ष्म लहरें, सामाजिक मनोविज्ञान, स्त्री अंतर्यात्रा और प्रेम पीड़ा का अनूठा सौंदर्य है, जबकि युद्ध काव्य साहस, नीति, दानशीलता और प्रतिष्ठा का कला रूप है। संगम कवियों की उपमाएं, प्रतीक, लय और शब्द चित्रण दक्षिण भारतीय साहित्य की सबसे रिफाइंड भाषा साधना माने जाते हैं। संगम कला में संगीत और नृत्य का अलग स्थान है। मुरुगन और शिव जैसे देवताओं की पूजा में नृत्य संगीत अनिवार्य अंग था। नर्तकियां, माडवियार केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, वे सांस्कृतिक दूत थी जिनके प्रदर्शन में शास्त्रीयता, लोक ताल और भाव अभिनय का अद्भुत मिश्रण मिलता था। मृदंग, याज, वीणा सदृश वाद्य, शंख, करताल और ताली जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग व्यापक था। संगीत में राग लय की प्रारंभिक द्रविड़ परंपरा यहीं से विकसित हुई। संगम युग में चित्रकला और अलंकरण कला भी अत्यंत विकसित थी। महिलाओं की शोभा, फूल, केश सजावट, गहने, कस्तूरी उपलेप, चंदन चित्र, इन सब का वर्णन अत्यंत कलात्मक है। चोल भूमि के तटीय नगरों में दीवार चित्रण और रंग कारीगरी की परंपराएं थीं, जिनके कुछ अंश बाद के काल में मंदिर चित्रकला के आधार बने। संगम काव्य में वर्णित आभूषण, कर्ण कुंडल, कंगन, कमर पट्टा, मोतियों के हार और बाजूबंद तत्कालीन आभूषण निर्माण की प्रगति का प्रतीक है। संगम सभ्यता की सांस्कृतिक शक्ति का एक अनूठा पक्ष उत्सव परंपरा थी। कृषि उत्सव, शिकार उत्सव, समुद्र पूजा, युद्ध विजय समारोह, देवोत्सव, मणिमेकले जैसी देवियों की पूजा, ये सभी समाज की एकता और भाव संवेदना का प्रतीक थे। उत्सवों में संगीत, नृत्य, रंगोली, फूलों की सजावट और भोजन का विशेष स्थान था। यही अवसरों पर राजा और प्रजा एक समान सांस्कृतिक मंच पर आते थे। संगम सभ्यता की कला संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग पुरुष और स्त्री सौंदर्य आदर्श हैं।
नारी सौंदर्य को केवल शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि भावनात्मक शक्ति, निष्ठा, बुद्धिमत्ता और प्रेम शक्ति के रूप में देखा गया। नायिका केवल कविता का पात्र नहीं, बल्कि तमिल संस्कृति की भाव प्रतिमा थी। पुरुष सौंदर्य वीरता, तप, नेतृत्व और नैतिकता से जुड़ा था, केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि नैतिक गौरव उस सौंदर्य का केंद्र था। संगम कला में योद्धा संस्कृति भी एक कलात्मक रूप में दिखाई देती है। वीरशिला, नादुकल पर नक्काशी, युद्ध अलंकरण, ध्वज, ढाल कला और सैनिक गीतों की परंपरा युद्ध को केवल हिंसक घटना नहीं, बल्कि सौंदर्य अनुभव का हिस्सा बना देती थी। यह सौंदर्य वीरता की गरिमा से जन्म लेता था। अंततः संगम सभ्यता की कला संस्कृति वह बिंदु है जहां प्रकृति, मनुष्य, समाज, संघर्ष और सौंदर्य सब एक ही सांस्कृतिक धारा में बहते हैं। यह संस्कृति किसी भी प्रकार के धार्मिक कठोरता या राजनीतिक दमन से मुक्त थी। यह अनुभव, भाव, संबंध और जीवन की सरलता से जन्मी थी। इसी कारण संगम सभ्यता की कला संस्कृति आज भी दक्षिण भारत की सांस्कृतिक चेतना की नींव मानी जाती है। एक ऐसी नींव जिसमें सौंदर्य और मानवता दोनों समान रूप से रचे बसे हैं। संगम सभ्यता का समग्र विश्लेषण दक्षिण भारत की प्राचीनतम पूर्ण विकसित सभ्यता का बहुआयामी चित्र। संगम सभ्यता दक्षिण भारत की उस अद्वितीय ऐतिहासिक धारा का नाम है जिसमें समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति चारों अपने अपने चरम सौंदर्य और परिपक्वता पर पहुंचते हैं। यह वह काल है जब तमिल भाषा अपनी काव्यात्मक संपन्नता को प्राप्त करती है, नगर जीवन उभरता है, समुद्री व्यापार विश्वव्यापी होता है, समाज बहुस्तरीय होते हुए भी सामंजस्यपूर्ण रहता है और राजनीतिक शक्तियां चोल, चेर और पांड्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए भी तमिलकम की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाती हैं। संगम काव्य इस सभ्यता का जीवंत दस्तावेज है जिसमें मनुष्य, प्रकृति और समाज एक ही सांस्कृतिक लय में बंध कर दिखाई देते हैं। संगम सभ्यता की नींव उसका समाज है, विविध, खुला और अत्यंत मानवीय। समाज भौगोलिक तनय विभाजन पर टिका हुआ था, जहां हर क्षेत्र अपनी जीवन शैली, प्रेम भावना, पेशे, देवताओं और सामाजिक व्यवहार के साथ जुड़ा था। यह विभाजन किसी कठोर जाति प्रणाली की तरह नहीं था, बल्कि एक प्राकृतिक सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुसार था। प्रतिभा, वीरता और सामाजिक योगदान किसी भी व्यक्ति को सम्मान दिला सकते थे। यह एक गतिशील समाज था जो मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर मापता था। स्त्री जीवन संगम समाज का सुंदर पक्ष है। स्त्री केवल पत्नी या माता नहीं, बल्कि प्रेम, काव्य, विचार, आत्मनिर्णय और आर्थिक योगदान की वाहक थी। संगम सभ्यता की रीढ़ उसकी अर्थव्यवस्था है, जो प्रकृति और व्यापार दोनों पर समान रूप से निर्भर थी। कृषि समाज का आधार थी। कावेरी, तामिरपर्णी और वैगई नदियों ने खेतों को जीवन दिया और मरुदम क्षेत्र को समृद्ध बनाया। वहीं नैथल का तट मोती व्यापार और मछली उद्योग का केंद्र था। चेरों की मसाला अर्थव्यवस्था पश्चिमी तट को रोमन व्यापार से जोड़ती थी। यह अर्थव्यवस्था स्वावलंबी भी थी और अंतर्राष्ट्रीय भी। मुजिरिस और पुहार जैसे बंदरगाहों में विदेशी जहाजों का जमावड़ा बताता है कि संगम समाज दुनिया से जुड़ा हुआ, आधुनिक चेतना वाला और व्यापार प्रधान था। शिल्प कला, धातु उद्योग और वस्त्र निर्माण भी अत्यंत उन्नत थे, जिससे अर्थव्यवस्था बहुस्तरीय बनती थी। संगम सभ्यता की राजनीति दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन और संगठित सत्ता व्यवस्था का रूप थी। चोल, चेर और पांड्य तीनों राज्यों के बीच निरंतर संघर्ष था, पर यह संघर्ष विनाशकारी नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन बनाने वाला था। चोल अपनी समुद्री शक्ति, चेर अपने व्यापारिक प्रभुत्व और पांड्य अपने साहित्यिक केंद्र मदुरै के कारण प्रसिद्ध थे।
इन तीनों के शासन ढांचे में अनेक समानताएं थी। राजा नैतिक और सैन्य प्रमुख था, गांव सभाएं स्थानीय निर्णय लेती थी, और कवियों का दरबार में विशेष स्थान था। शासन केवल बल नहीं, बल्कि अरम धर्म नैतिकता के सिद्धांत पर चलता था। प्रशासनिक संरचना विकेंद्रीकृत, न्याय व्यवस्था त्वरित और राज्य नीति प्रजा के संरक्षण पर आधारित थी। संगम सभ्यता की आत्मा उसकी कला संस्कृति है। यह वह संस्कृति है जहाँ कविता जीवन का प्रतिबिंब है और जीवन कविता की भाषा। संगम साहित्य प्रकृति, प्रेम, युद्ध, गरीबी, समृद्धि, सम्मान और भावनाओं को जिस सूक्ष्मता से चित्रित करता है, भारतीय साहित्य में उसकी तुलना दुर्लभ है। नृत्य, संगीत, आभूषण कला, युद्ध अलंकरण और सौंदर्य चित्रण अत्यंत विकसित थे। देव पूजा प्रकृति से जुड़ी थी। वीर पूजा और मातृ देवी परंपरा द्रविड़ संस्कृति की गहरी जड़ों को दिखाती है। उत्सव, नृत्य और संगीत समाज को जोड़ने वाले तत्व थे। कला केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा थी। समग्र रूप से संगम सभ्यता एक ऐसी सांस्कृतिक धारा है जिसमें मनुष्य का जीवन किसी एक आयाम से नहीं मापा जाता। उसके प्रेम, संघर्ष, श्रम, वीरता, व्यापार, नैतिकता और सौंदर्य अनुभूति, इन सभी का संतुलित वर्णन मिलता है। यह वह सभ्यता है जो मनुष्य को प्रकृति का अंग मानती है, सैन्य साहस को नैतिकता से जोड़ती है और व्यापार को सांस्कृतिक संवाद का एक माध्यम बनाती है। संगम सभ्यता का समग्र विश्लेषण हमें यह समझाता है कि दक्षिण भारत इतिहास में केवल राजनीतिक शक्ति का नहीं, बल्कि साहित्य, सौंदर्य, नैतिकता और मानवीय संवेदना का भी केंद्र था। यह वह युग है जहां तमिल भूमि ने दुनिया को दिखाया कि सभ्यता तब जन्म लेती है जब मनुष्य अपने परिवेश के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीता है और अपनी भावनाओं को कला में रूपांतरित कर देता है। Please like, subscribe and comment.